दोस्तों हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा ने 5 साल के लिए किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ था एंड हर महीने वो अपने लोन का जो भी मंथली ईएमआई था वो टाइम टू टाइम पे कर रहे थे। लेकिन 6 महीने के बाद में हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है। अब मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में जो भी लोन का पैसा आउटस्टैंडिंग है, जो भी लोन का पैसा बाकी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उस लोन के पैसे के लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा। क्या मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में मिस्टर हीरा के फैमिली मेंबर उस लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे? अगर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे तो कितने अमाउंट ऑफ लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे? क्या मिस्टर हीरा के फैमिली मेंबर को लोन का कुछ पैसा माफ़ भी कर दिया जाएगा? अगर मिस्टर हीरा की डेथ हो गई है एंड उन्होंने होम लोन लिया हुआ था तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर मिस्टर हीरा की डेथ हो गई है एंड उन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ था तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि मिस्टर हीरा ने किसी बैंक से कोई होम लोन लिया हुआ था एंड होम लोन का पैसा उन्होंने 6 महीने तक टाइम टू टाइम पे किया। उसके बाद मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है तो अब उस होम लोन के पैसे के लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों बैंक सबसे पहला ये देखेगी कि जब मिस्टर हीरा ने होम लोन लिया हुआ था तो क्या उन्होंने अपने होम लोन के साथ में कोई होम लोन इंश्योरेंस लिया हुआ था कि नहीं लिया हुआ था। अगर उन्होंने होम लोन इंश्योरेंस लिया हुआ था तो अब जो भी होम लोन का पैसा आउटस्टैंडिंग होगा, बाकी होगा, वो जो बैंक है वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लेगी। यहाँ पे मिस्टर हीरा के फैमिली मेंबर के ऊपर उस होम लोन को पे करने का कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले जनरली आपको होम लोन इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होम लोन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं होता है। बेसिकली होम लोन इंश्योरेंस से अच्छा है कि आप एक टर्म प्लान लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा एज कंपेयर टू होम लोन इंश्योरेंस। एंड इस चीज़ को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो सबसे पहले सिचुएशन में हमने देखा कि अगर आपके पास में एक टर्म प्लान है या तो होम लोन इंश्योरेंस है तो आपके फैमिली मेंबर के ऊपर उस लोन को पे करने का जिम्मेदारी नहीं आता है। अब दोस्तों मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में हम मान के चलते हैं कि उन्होंने अपने होम लोन के अगेंस्ट में कोई भी होम लोन इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था या तो कोई टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो यहाँ पे जो बैंक है वो को बोरोवर, जिसको हम लोग को अपलाइंड भी कहते हैं, उसको पकड़ती है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे कहती है कि आप को बोरोवर लेके आओ, जिसको हम लोग को अपलाइंड भी कहते हैं। ये बेसिकली दोस्तों एडिशनल बोरोवर होते हैं, इसके वजह से आपके होम लोन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर होम लोन के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ है तो उस होम लोन का पैसा पे करने का जिम्मेदारी को बोरोवर के ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग को अपलाइंड भी कहते हैं। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि जिस पर्सन ने होम लोन लिया हुआ था, मिस्टर हीरा ने, उनकी डेथ हो जाती है एंड उन्होंने अपने होम लोन के अगेंस्ट में हम मान के चलते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ है एंड यहाँ पे उनके होम लोन के साथ में कोई भी एडिशनल बोरोवर नहीं है, कोई भी को बोरोवर या तो को अपलाइंड नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड सिचुएशन आता है कि बैंक देखती है कि उस होम लोन के अगेंस्ट में कोई गारंटर है, किसी पर्सन ने उस होम लोन की गारंटी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर किसी पर्सन ने उस होम लोन का गारंटी दिया हुआ है तो बैंक उस गारंटर से भी होम लोन के पैसे रिकवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा का एक दोस्त था या तो ब्रदर था, मिस्टर सेरा, उन्होंने मिस्टर हीरा के लोन की गारंटी दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर होम लोन डिफ़ॉल्ट होता है एंड मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है तो बैंक मिस्टर सेरा से उस लोन का पैसा वसूल कर सकते हैं। भले ही मिस्टर सेरा उस होम लोन के ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, गारंटर है, मालिक कोई और है, बेनिफिट कोई और ले रहा है, लेकिन जिन्होंने गारंटी लिया हुआ है उसको उस होम लोन का पैसा पे करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। एंड फाइनली दोस्तों लास्ट सिचुएशन ये है कि हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में अभी भी बैंक को होम लोन का पैसा पे करना बाकी है एंड यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा ने होम लोन के अगेंस्ट में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ था, ना ही उस होम लोन का कोई भी को बोरोवर है या तो को अपलाइंड है, ना ही उस होम लोन का कोई गारंटर है।
तो फाइनली दोस्तों जो बैंक है वो मिस्टर हीरा के जो भी फैमिली मेंबर होंगे, जो भी लीगल हेयर होंगे, जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में, उनसे पैसे रिकवर करने की कोशिश करती है। अगर उनसे भी पैसे नहीं मिलते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के बैंक अपने जो भी लोन का पैसा होता है वो रिकवर कर लेती है, एंड जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया होता है वो उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उनके फैमिली मेंबर को दे देती है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट या तो सेकंड सिचुएशन ये है कि हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा ने किसी बैंक से 5 साल के लिए कोई पर्सनल लोन लिया हुआ था, एंड 6 महीना उन्होंने अपने पर्सनल लोन का जो भी EMI है वो टाइम टू टाइम पे किया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 6 महीने के बाद में मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है। तो अब दोस्तों जो भी होम लोन का पैसा बाकी होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों बैंक सबसे पहले ये देखेगी कि क्या मिस्टर हीरा ने अपने पर्सनल लोन के अगेंस्ट में कोई पर्सनल लोन इंश्योरेंस लिया हुआ था कि नहीं लिया हुआ था। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको कंपलसरी पर्सनल लोन इंश्योरेंस सेल कर देती है। ये पर्सनल लोन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बैंक आपको पर्सनल लोन इंश्योरेंस इसलिए देती है, इससे बैंक का भी रिस्क कम होता है। अगर फ्यूचर में आपकी डेथ होती है या तो किसी भी रीजंस की वजह से आप पर्सनल लोन का पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो भी पर्सनल लोन का पैसा आउटस्टैंडिंग होता है, बाकी होता है, वो सारा पैसा बैंक इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लेती है। तो आपने अगर पर्सनल लोन इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उस पर्सनल लोन का पैसा पे करने का जिम्मेदारी आपके फैमिली मेंबर के ऊपर नहीं आता है। अब दोस्तों सेकंड सिचुएशन ये है कि मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है एंड अभी भी बैंक को पर्सनल लोन का पैसा पे करना बाकी है। तो यहाँ पे बैंक जनरली ये देखता है कि जो मिस्टर हीरा थे, जब भी उन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ था तो बैंक में उन्होंने कोई भी चीज़ गिरवी रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था, यानी कि मिस्टर हीरा ने सिक्योर्ड पर्सनल लोन लिया हुआ था कि नहीं लिया हुआ था। अगर सिक्योर्ड पर्सनल लोन के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लूँ तो लोन अगेंस्ट FD होता है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड होता है, लोन अगेंस्ट शेयर होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, गोल्ड लोन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बोरोवर है जो सिक्योर्ड पर्सनल लोन लेते हैं, यानी कि बैंक में कोई भी चीज़ गिरवी रख के पर्सनल लोन लेते हैं एंड फ्यूचर में या तो उनकी डेथ हो जाती है या तो किसी भी रीजंस की वजह से वो बैंक का पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो जो भी चीज़ उन्होंने बैंक में गिरवी रखा हुआ है बैंक उसको बेच के अपने पर्सनल लोन के पैसे रिकवर कर लेती है। अब दोस्तों थर्ड सिचुएशन ये है कि मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है एंड अभी भी बैंक को पर्सनल लोन का पैसा पे करना बाकी है, एंड यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा ने अपने पर्सनल लोन के अगेंस्ट में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ था, ना ही उनका पर्सनल लोन सिक्योर्ड पर्सनल लोन था। तो यहाँ पे बैंक ये देखता है कि क्या उस पर्सनल लोन के अगेंस्ट में कोई गारंटर है, यानी कि किसी पर्सन ने उस पर्सनल लोन की गारंटी ली है। तो अगर कोई गारंटर होंगे तो बैंक उस गारंटर से भी उस पर्सनल लोन का पैसा रिकवर कर सकती है, या तो गारंटर नहीं है तो अगर कोई को बोरोवर है या तो को अप्लाइंट है तो को अप्लाइंट से भी बैंक उस पर्सनल लोन के पैसे को रिकवर कर सकती है। एंड फाइनली दोस्तों हम फिर से मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है एंड अभी भी बैंक को पर्सनल लोन का पैसा पे करना बाकी है, एंड हम ये भी मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा ने अपने पर्सनल लोन के अगेंस्ट में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ था, एंड ना ही उनका पर्सनल लोन सिक्योर्ड पर्सनल लोन था, ना ही उनके पर्सनल लोन का कोई लोन गारंटर था, ना ही उनके पर्सनल लोन का कोई को अप्लाइंट था। अब दोस्तों मिस्टर हीरा की डेथ हो जाती है तो पर्सनल लोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो बैंक है वो मिस्टर हीरा के फैमिली मेंबर को या तो उनके लीगल हेयर को अप्रोच करेंगे कि आप इस पर्सनल लोन का पैसा पे कर दो। अगर वो पे नहीं करते हैं तो बैंक उनके खिलाफ सिविल सूट भी फाइल कर सकता है एंड बैंक ये केस नॉर्मली जीत भी जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में, यानी कि जो भी बोरोवर है उनके डेथ के बाद में जो भी पर्सनल लोन का पैसा आउटस्टैंडिंग होता है उसके लिए फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, लेकिन कितने अमाउंट ऑफ पर्सनल लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में जो भी उनका पर्सनल असेट होगा वो मिस्टर हीरा के फैमिली मेंबर को या तो लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एंड एट द सेम टाइम जो भी मिस्टर हीरा के ऊपर लाइबिलिटीज होगा वो भी मिस्टर हीरा के फैमिली मेंबर या तो लीगल हेयर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर हीरा के जो फैमिली मेंबर है वो मैक्सिमम उतने लाइबिलिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे जितने का उन्होंने बेनिफिट लिया है, जितने का उन्होंने असेट लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में 5 लाख का लोन उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग था, बाकी था, एंड मिस्टर हीरा के डेथ के बाद में उनके फैमिली मेंबर को
4 लाख का पर्सनल एसेट मिला है। तो मिस्टर हीरा के जो फैमिली मेंबर होंगे वो 4 लाख के पर्सनल लोन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मिस्टर हीरा के डेथ के बाद उनके पास से 4 लाख का ही बेनिफिट लिया है, तो 4 लाख का ही पर्सनल लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन बैंक से कोई भी लोन लेते हैं एंड उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस पर्सन के फैमिली मेंबर को बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ये बोरोवर की डेथ हो गई है, हमको इतना टाइम चाहिए, उसके बाद हम आपके लोन का जो भी ईएमआई है वो टाइम टू टाइम पे करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिली मेंबर का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि हम लोन का पैसा पे नहीं करेंगे। या तो लोन लेते समय आप लोन के अगेंस्ट में कोई भी लोन इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड दोस्तों अगर आपके साथ में भी कुछ इस तरीके का सिचुएशन हुआ है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या तो नीचे कमेंट पढ़ेंगे उनको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करना जिनको होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।